इस कहानी के अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो उसी चैनल पर जाकर जरूर से चेक कर लेना। इस कहानी की शुरुआत में हम लिन को देख पाते हैं जो कि चांग नाम के उसी बंदे के पास आई थी जो कि लोहे का काम किया करता था। दरअसल लिन यहाँ पर कुछ सबूत इकट्ठा करने के लिए आई हुई थी। वहीं हम पास्ट वाली लिन को देख पाते हैं जो कि एक जगह पर खड़ी हुई थी। तभी उसके पास सू आ जाता है और सू उसे फ्यूचर वाली लिन समझ रहा था। पास्ट वाली लिन यहाँ पर सू से कहती है कि अगर उसकी लाइफ में वो नहीं आती तो क्या वो लिन वेई को छोड़ देता। यानी कि जो पास्ट वाली लिन थी वो अभी खुद ही की बात कर रही थी। तो सू भी उसे साफ साफ कह देता है कि हाँ वो बिल्कुल ऐसा ही करता। यहाँ पर सू पास्ट वाली लिन से कहता है कि जो लिन वेई है वो उसका पास्ट है और उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, वो उसे पसंद करता है। लेकिन यहाँ पर जो पास्ट वाली लिन थी वो तो बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी थी, लेकिन वो सू को अभी बिल्कुल भी नहीं दिखाती और वो वहाँ से जाने लगती है और वो काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। तभी यहाँ पर वो फ्यूचर वाली लिन भी आ जाती है जिसे सू जैसे देखता है तो वो समझ जाता है उसके पास जो पहले लिन आई थी वो पास्ट वाली लिन थी। फ्यूचर वाली लिन यहाँ से चैंग की जो रिकॉर्डिंग की थी उसने वो लेकर जा रही थी, लेकिन वो वहाँ पर गिर जाती है गलती से। यहाँ पर सू फ्यूचर वाली लिन को डराने की भी कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर जब टैक्सी से पहुँच जाता है और वो लिन को देख लेता है और उससे डांट कर कहता है कि वो फटाफट से कार के अंदर आए। घर आने के बाद जब लिन जियाओ को वो रिकॉर्डिंग दिखाने वाली थी चैंग की, तो वो देखती है कि वो तो उसके पास थी ही नहीं। और वही हम सू को देख पाते हैं जिसके हाथ में वो रिकॉर्डिंग लग चुकी थी। लिन तो यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि उसने तो और बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। लेकिन जियाओ यहाँ पर लिन से कहता है कि उसे परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ तो जियाओ उसे खुश करने के लिए उसे कुछ मैजिक भी दिखाने लग जाता है। वो अपने हाथों पर एक हैंकी रखता है और उसमें से एक फ्लावर निकाल देता है, लेकिन जियाओ देखता है लिन तो खुश होती ही नहीं है। फिर जियाओ कहता है हाँ वो थोड़ा सा अजीब हो गया। फिर वो अजीब अजीब हरकतें कर उसे हंसाने की भी कोशिश करता है ताकि उसका स्ट्रेस खत्म हो सके। कैसे तो बहुत ज्यादा नौटंकी करने के बाद लिन को हंसी आई जाती है। के बाद हम रात का सीन देख पाते हैं जहाँ पर जियाओ बैठा था और पास वाली लिन भी उसी के घर के अंदर थी और वो फ्रिज के पास आती है तो कहती है कि क्या इसके अंदर आइसक्रीम है। तो जियाओ उसके पास आता है और उसमें से आइसक्रीम निकाल कर उससे कहता है कि वो उसके लिए लिन ने खरीदी थी। इसी के साथ लिन का पास्ट वाली लिन को कॉल आ जाता है जिसके लिए पास्ट वाली लिन फ्यूचर वाली लिन से कहती है कि उसने उसके लिए आइसक्रीम रखी, उसके लिए उसका शुक्रिया, लेकिन वो उसके पैसे उसे वापस कर देगी। लेकिन फ्यूचर वाली लिन कहती है कि उसे ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पास्ट वाली लिन ने कुछ सबक सीखा था, इस वजह से वो फ्यूचर वाली लिन से कहती है कि वो अब उसका फ्यूचर चेंज कर देगी और वो भी उसकी तरह बहुत ज्यादा काबिल इंसान बनेगी। ये चीज सुनकर फ्यूचर वाली लिन को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे सभी ऑफिस के अंदर होंग्यू ग्रुप से जीतने की प्लानिंग में लगे हुए थे। तब यहाँ पर जाओ यान सभी के लिए सूप लेकर आ जाती है और वो तो यहाँ पर लगातार जियाओ को ही देखे जा रही थी। अभी यहाँ पर सूप पीते हुए जाओ यांग को शुक्रिया कहते हैं उनके लिए इतना अच्छा सूप लाने के लिए। यहाँ पर जाओ यांग सभी से पूछती है कि आखिर वो इतने ज्यादा परेशान क्यों है। तो जिन यहाँ पर जाओ यांग से कहता है कि जिस कंपटीशन के उन्होंने पार्टिसिपेट किया है उन्हें उनको कैसे भी जीतना है, लेकिन उन्हें अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वो किस डिजाइन को चूज करे। तो जाओ यांग जियाओ से कहती है कि उसकी मॉम ने जाने से पहले एक डिजाइन रेडी करा था, वो उसके बारे में क्यों नहीं सोचता। जिसके बाद सभी उस डिजाइन को देखते हैं, लेकिन वो तो आधा अधूरा डिजाइन था तो उसका वो क्या ही करते। इसके बाद हम पास्ट वाली लिन को सुपरमार्केट के अंदर देख पाते हैं। पास्ट वाली लिन फ्यूचर वाली लिन को कॉल करती है और उससे कहती है कि क्या वो आइसक्रीम ले सकती है। तो फ्यूचर वाली लिन कहती है कि आइसक्रीम तो वही उसे दिला देती। फिर फ्यूचर वाली लिन पास्ट वाली लिन से कहती है कि अगर वो सुपरमार्केट के अंदर आई है तो उसके लिए कुछ सामान लेकर आना है, क्या वो ला सकती है, जिसके लिए पास्ट वाली लिन भी मान जाती है। इसके बाद जब पास्ट वाली लिन फ्यूचर वाली लिन का सामान लेकर उसके ऑफिस आती है तो वो देखती है कि सभी वहाँ पर एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, वो भी काफी मेहनत के साथ। जो चीज देखकर उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, वो भी फ्यूचर में फ्यूचर वाली लिन जैसा ही बनना चाहती थी। रात को जियाओ देखता है कि उसकी कंपनी में उसके जो एम्प्लॉयज थे जो उसके साथी थे वो सभी काम करते करते वहीं पर इधर उधर सो चुके थे। इसलिए जियाओ उन सभी के ऊपर ब्लैंकेट डाल देता है और खुद भी जाकर चेयर पर सोने लग जाता है। इसे इस तरह काम करता हुआ देख दूर से लिन देख रही थी और उसे ये देखकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि वो इसी काम के लिए तो यहाँ पर आई थी, यानी कि उसका टास्क यही तो था उसे एक काबिल प्रेसिडेंट बनाना। नेक्स्ट डे जियाओ और लिन कंपटीशन के लिए जा ही रहे थे कि तभी उनके सामने सू आ जाता है और सू के पास वही रिकॉर्डिंग थी जो कि लिन ने की थी। उस रिकॉर्डिंग को जियाओ को देखकर वहाँ से चला जाता है। अब हम मीटिंग का सीन देख पाते हैं और यहाँ पर जो लास्ट दो कंपनी बची थी वो सू की थी और जियाओ की थी। अब दोनों को यहाँ पर एक एक प्रेजेंटेशन देनी थी और जिसकी भी प्रेजेंटेशन सबसे परफेक्ट होगी उसे यहाँ पर सिलेक्ट किया जाना था। सब लिन देखती है कि जियाओ काफी ज्यादा
ज्यादा नर्वस हो रहा था, तो वो उससे कहती है कि उसे इतना ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे ही सू अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लेता है, जिसके बाद जियाओ की बारी थी और वो भी उसकी प्रेजेंटेशन काफी अच्छे से देता है। अब यहाँ पर रिजल्ट का टाइम भी आ जाता है। हम सू को देख पाते हैं जो कि मीटिंग के अंदर बैठकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन तभी वहाँ का जो सीनियर था वो खड़ा होता है और जियाओ के पास आता है, क्योंकि उसे उसका प्रोजेक्ट काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल लगा था। जब वो जियाओ से हाथ मिला रहा था तो सू ऐसे देख रहा था जैसे वो उन दोनों को यहाँ पर बहुत ज्यादा मारेगा। इसके नेक्स्ट सीन के अंदर हम होंग्यू ग्रुप का सीन देख पाते हैं। वहाँ पर सभी शेयर होल्डर्स की मीटिंग हुई थी, यहाँ पर सभी लोग आए हुए थे और यहाँ पर ली भी आया हुआ था। और तभी जियाओ के डैड भी यहाँ पर आ जाते, तो ली उन्हें देखकर उनसे कहता है कि वो तो बीमार थे, वो इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए। दरअसल ये सब तो सिर्फ जियाओ के डैड का एक प्लान था ली को एक्सपोज करने का। उन्होंने सारे सबूत भी इकट्ठा कर लिए थे, जो कि वो सभी शेयर होल्डर्स को दिखा भी देते हैं। यहाँ पर जो ली था वो हमेशा से ही जियाओ के ऊपर काफी ज्यादा एलिगेशंस लगाता रहता था, लेकिन इस बार जो जियाओ था वो चुप नहीं बैठता और उसे बहुत ज्यादा डांटता है। जियाओ के डैड ली को तुरंत ही यहाँ से निकलवा देते हैं। इसके बाद जब जियाओ उसके सभी टीम मेंबर्स के साथ बैठा हुआ तो सभी टीम मेंबर्स काफी ज्यादा हैरान थे कि उन्हें बिना बताए जियाओ के डैड ने इतना बड़ा काम कर दिया। कम से कम वो उन्हें तो बता ही सकते थे। जियाओ कहता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो पार्टी से मतलब होना चाहिए। अब पार्टी का नाम सुनकर तो सभी मेंबर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जब सभी वापस जा रहे थे तो जियाओ लिन को रोकता है और उससे कहता है कि उसे उसके साथ प्राइवेटली कुछ बात करनी है, और वो उसे उसकी कार की चाबी दिखाता है जो कि उसने वापस ले ली थी। इसके बाद हम जिन को देख पाते हैं जो कि यान के पास आता है उसे ये बताने के लिए कि रात को जियाओ ने उन्हें पार्टी देने को कहा है। लेकिन यान तो यहाँ पर काफी ज्यादा दुखी थी, क्योंकि जियाओ लिन से ज्यादा बातें किया करता था, इसलिए यान पार्टी में भी नहीं जाना चाहती थी। लेकिन जिन तो उसे मनाने में लग जाता है। यहाँ पर यान जिन से कहती है कि वो अभी एक शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर रेत के अंदर डालना चाहती है, मतलब उसने ये चीज एक कहावत के तौर पर कही थी। लेकिन नेक्स्ट सीन के अंदर हम जिन को देख पाते हैं जो कि रियल में ही समुद्र किनारे जाकर रेत के अंदर अपना हेड डालने लग जाता है। लेकिन यान उससे कहती है कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, उसने रियल में थोड़ी ना बोला था, उसने तो बस एक कहावत के तौर पर वो कहा था। जिन यहाँ पर यान से कहता है कि वो इतनी ज्यादा दुखी ना होया करे, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वही हम सू को उसकी कंपनी के अंदर देख पाते हैं जहाँ पर उसका बॉस उसे काफी ज्यादा डांट रहा था। वही हम ली को एयरपोर्ट पर देख पाते हैं जहाँ पर उसे काव नाम की एक लेडी मिलती है जो कि लिन से कह रही थी कि क्या उसे होंग्यू ग्रुप से निकाल दिया गया है। वो तो पहले से ही उसके कामों को देखकर ये जानती थी कि वो एक न एक दिन इसी तरीके से होंग्यू ग्रुप से निकाला जाएगा। इसके नेक्स्ट सीन के अंदर हम जियाओ को देख पाते हैं जो कि लिन को एक जगह पर उसकी आंख बंद कर लेकर आया था और वहाँ पर लाकर वो उसे कुछ गिलासों में पानी डालकर उसे इंस्ट्रूमेंट की तरह बजाकर भी दिखा रहा था और उनसे कुछ ट्यून्स निकल रही थी जो कि काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। लिन तो यहाँ पर लगातार जियाओ को ही देखे जा रही थी। अब यहाँ पर जियाओ और लिन काफी ज्यादा बातें करते हैं और काफी ज्यादा क्लोज भी आ जाते हैं। यहीं दूर हम ज़ाओयान को जिन के साथ भी देख पाते हैं जो कि दूर खड़ी इन दोनों को इस तरीके से इतना क्लोज देखती है, तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जिन यहाँ पर चाहता था कि वो उसे कुछ कह सके, लेकिन वो भी उसे कुछ बोल नहीं पाता। तभी यहाँ पर जियाओ के पास ज़ाओयान के डैड का कॉल आता है और वो जियाओ को बताते कि उसके डैड को इमरजेंसी के अंदर हॉस्पिटल के अंदर लेकर आया गया है। उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, तो फटाफट से लिन और जियाओ हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर जियाओ के डैड की काफी ज्यादा सीरियस कंडीशन हो चुकी थी, इस वजह से जियाओ काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि कभी उसकी मॉम भी इसी तरीके से हॉस्पिटल आई थी, यानी कि उन्हें भी यहाँ पर लाया गया था, लेकिन उसके बाद वो नहीं बच पाई थी और इसी वजह से जियाओ काफी ज्यादा दुखी हो चुका था। लेकिन लिन उसे कैसे तो संभालती है। ज़ाओयान यहाँ हॉस्पिटल में भी जियाओ के डैड से मिलने के लिए आती है, लेकिन वो जैसे वहाँ पर आती है तो दूर से ही लिन को और जियाओ को एक साथ देख पाती है। उसे और ज्यादा बुरा लगता है, इस वजह से वो दूसरी जगह पर आकर बैठ जाती है। तभी जिन उसके लिए एक कोको कोला लेकर आता है और उससे कहता है कि जब भी वो स्ट्रेस में हो तो वो एक बार उसे ड्रिंक कर ले, जैसे ही उसे डकार आएगी तो उसका स्ट्रेस भी उसी के साथ बाहर निकल जाएगा। ये बात सुनकर यान को तो काफी ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन वो फिर भी इसे ट्राई करती है। अब जैसे ही ज़ाओयान को डकार आती है तो दोनों को काफी ज्यादा हंसी आ जाती है। इसके नेक्स्ट सीन के अंदर हम होंग्यू ग्रुप की एक मीटिंग देख पाते हैं। अब जियाओ के डैड तो बीमार थे, इस वजह से जो ज़ाओयान के डैड थे वो सभी शेयर होल्डर से कहते हैं कि जब तक जियाओ के डैड बीमार है कंपनी को वही संभालेगा। लेकिन पहले तो शेयर होल्डर्स ये मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन ज़ाओयान के डैड के बार बार कहने पर वो लोग मान ही जाते हैं। जिसके बाद जियाओ भी ज़ाओयान के डैड को शुक्रिया कहता है उसके लिए ये सब बोलने के लिए। इसके बाद जियाओ के डैड को होश आ जाता है और जियाओ उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल भी आ जाता है। यहाँ पर जियाओ के डैड जियाओ से कहते हैं कि वो ज़ाओयान से शादी कर ले, क्योंकि उसके
उसके डैड ऐसा चाहते हैं और ये उनकी कंपनी के लिए और उनके बिजनेस के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जियाओ इस चीज के लिए नहीं मानता क्योंकि वो तो लिन को पसंद करता था। वही हम जिन को और जाओ यान को समुद्र किनारे पर देख पाते हैं, जहाँ पर वो दोनों दो बच्चों को देख पाते हैं जो कि रेत से कुछ बना रहे थे। जाओ यान जिन से कहती है कि कभी जब वो छोटे थे तो इसी तरीके से जियाओ और वो एक साथ खेला करते थे, और ये कहते हुए वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। यहाँ पर यान ने हील पहनी हुई थी इसलिए उससे रेत पर चला नहीं जाता, तो जिन उसे अपनी शूज दे देता है और उससे कहता है कि वो रेत में कभी भी हील्स पहनकर ना जाए। इसके बाद हम जियाओ को देख पाते हैं जिन के साथ में ऑफिस में आने पर वो जिन से कहता है कि उसे काओ के साथ एक मीटिंग करनी है। तभी यहाँ पर लिन टीम मेंबर्स के पास आती है और उनसे कहती है कि जियाओ कहाँ पर है। तो यहाँ पर जून और जियांग काफी ज्यादा क्लोज थे। लिन उन दोनों से कहती है कि वो इतने क्लोज कब से हो गए, लेकिन वो कुछ बताते नहीं, बस स्माइल करते हैं। लिन उन दोनों को जाते हुए कहती है कि वो दोनों साथ में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं और दोनों तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम यान को उसके डैड के साथ देख पाते हैं, जहाँ पर यान के डैड यान से कहते हैं कि उसे पता भी है उसकी एंगेजमेंट जियाओ के साथ होने वाली है। यहाँ पर यान तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो इस वक्त जियाओ के एक बचपन की गिफ्ट को देख रही थी जो कि एक छोटा सा हाउस था। हम जियाओ को देख पाते जो कि काओ के पास आया हुआ था क्योंकि काओ को उसने प्रेसिडेंट जो बना दिया था। जियाओ यहाँ पर काओ से कह रहा था कि वो उन्हें बिल्कुल भी धोखा ना दे, वो उनका साथ दे। दरअसल काओ के ऊपर यहाँ पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन फिर भी जियाओ उसके ऊपर भरोसा करना चाहता था। इसके बाद हम लिन को देख पाते हैं जो कि जियाओ से मिलने के लिए उसके ऑफिस के पास आई थी, लेकिन जिन उससे कहता है कि जियाओ यहाँ पर है ही नहीं। लेकिन जियाओ तो अंदर से बाहर आ जाता है, तो लिन उसका हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर आती है और उससे पूछती है कि आखिर वो उससे क्या छुपा रहा है। लेकिन जियाओ कहता है कि वो कुछ नहीं छुपा रहा, लेकिन लिन उससे कहती है कि वो जानती है, या तो वो खुद पता लगा लेगी या वो खुद बता दे। तभी यहाँ पर जियाओ को उसके डैड का कॉल आता है, तो वो हॉस्पिटल आ जाता है, जहाँ पर आकर वो यान को उसके डैड के साथ बैठा हुआ देख पाता है जो कि उनकी ओल्ड फोटोज वाला एल्बम देख रहे थे। यहाँ पर जब जियाओ यान के साथ बाहर आता है तो वो यान को समझाता है कि उसके डैड उन दोनों की एंगेजमेंट करना चाहते हैं, लेकिन वो अभी ऐसा नहीं करना चाहता। वो जानता है वो हमेशा से उसके साथ बचपन से रहा है, लेकिन वो उसके साथ एंगेजमेंट नहीं करना चाहता। इसके बाद जब जियाओ घर पर आता है रात को, तो वो लिन को सोफा के ऊपर सोता हुआ देखता है, तो वो उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देता है। जब मॉर्निंग लिन की आँख खुलती है तो वो चारों तरफ जियाओ को ही देख रही थी, लेकिन वो तो घर के अंदर था ही नहीं। इसलिए जल्दी से लिन ऑफिस आ जाती है, तो ऑफिस आकर वो जियाओ को देख पाती है। वो उससे पहले ही ऑफिस आ चुका था, लेकिन ऑफिस आने के बाद लिन को पता चलता है कि जियाओ उसे छुपा कर कुछ काम कर रहा था, वो अपनी कुछ प्रॉपर्टीज को सेल कर रहा था। जब ये बात लिन को पता चलती है तो वो उससे कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। जियाओ लिन से कहता है कि वो सब कुछ जल्दी ठीक कर देगा। इसी के साथ लिन जियाओ के डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ जाती है, जहाँ पर आने के बाद जियाओ के डैड उससे कहता है कि वो हमेशा जियाओ के साथ रहे, वो जानते हैं हमेशा वो उसकी अच्छे से मदद कर सकती है। इसके बाद हम रात का सीन देख पाते हैं, हम जिन को देख पाते हैं जो अपने साथ जियाओ को लेकर आ रहा था, जिसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। जब जिन जियाओ को संभाल रहा था तो वहीं पर लिन दूर से उन दोनों को साथ में देख लेती है। पहले वो सोचती है कि उसे उसके पास जाना चाहिए, लेकिन फिर वो वहाँ पर नहीं जाती, वो खुद को रोक लेती है क्योंकि वो हमेशा उसकी मदद के लिए वहाँ पर नहीं होने वाली है, क्योंकि उसे उसके टाइम में भी तो वापस जाना है। नेक्स्ट डे जब जियाओ काओ के पास कुछ डॉक्यूमेंट लेकर आता है, वो उसे दे ही रहा था कि तभी वहाँ पर लिन आकर उस डॉक्यूमेंट को छीन लेती है और कहती है कि जियाओ ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता। बाहर आने पर लिन जियाओ के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि वो काओ को आज इम्यूनिटी होंगकोंग जो देने वाला था, वो इसके बारे में कैसे सोच सकता है। यहाँ पर लिन जियाओ को समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है और उससे कहती है कि वो हमेशा उसके पास नहीं रहने वाली, और वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी, इस वजह से वो वहाँ से अकेली ही चली जाती है। वही हम काओ को देख पाते हैं जो कि सू की कंपनी के साथ मिलकर काम करने के लिए आ गई थी। जब जियाओ अकेला बैठा था तो जिन उसके पास आता है, वो लिन का रेजिग्नेशन लेटर लेकर उसके पास आया था। जियाओ फटाफट से उसके घर पर आता है, लेकिन उसे तो लिन कहीं पर दिखी ही नहीं है, वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वही हम लिन को देख पाते हैं जो कि जब वापस जा रही थी तो वो उन सड़कों को, उन गलियों को देखती है जहाँ पर वो कभी जियाओ के साथ रही थी, और वो इसी जगह पर उससे मिली थी। जब लिन एक जगह से जा रही थी तभी उसके सामने एक डक्की कॉस्ट्यूम के अंदर एक बंदा आता है, और ये बंदा उसकी टाइमलाइन के अंदर उसका एक दोस्त था। यहाँ पर भी लिन उसके साथ काफी सारी बातें करती है, उसे कुछ ड्रिंक कराती है, और ये बंदा लिन को कहता है कि अगर वो उसकी मदद कर सकती है तो वो उसे रहने के लिए जगह दे सकता है, जिसके लिए लिन मान जाती है। इस वजह से ये बंदा लिन को एक जगह पर लेकर आता है जो जगह काफी ज्यादा अच्छी थी। वही हम जियाओ को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा उदास ड्रिंक पर ड्रिंक करे जा रहा था। जब उसकी गेट की बेल बजती तो फटाफट से जाकर वो गेट खोलता है, उसे लगता है लिन आ गई, लेकिन वहाँ पर तो यान आई थी, और यान यहाँ पर आकर जियाओ को काफी ज्यादा समझाती है और उसे ड्रिंक करने से भी रोकती है।
हम नेक्स्ट डे ऑफिस का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो जियांग थी वो लिन की डेस्क को खाली देखकर कम्प्लीटली शॉक थी, क्योंकि लिन तो हमेशा जॉब पर आया करती थी लेकिन वो आज वहाँ पर आई नहीं थी। जून जियांग से कहता है कि लिन ने रिजाइन दे दिया है, जिसे सुनकर डिंग डिंग भी काफी ज्यादा कम्प्लीटली शॉक था। इसके बाद जब लिन उसके दोस्त के साथ बाहर उसकी मदद करने के लिए आई हुई थी, तभी वो दूर देखती है कि यान और जियाओ उसी तरफ आ रहे थे। इस वजह से यहाँ पर लिन फटाफट से डक्की कॉस्ट्यूम का जो हेड था वो उसके सर पर पहन लेती है, ताकि जियाओ और यान उसे ना देख पाए। लेकिन वो कितनी भी छुपने की कोशिश कर ले, लेकिन उसका हेड तो हट ही जाता है, तो वो वहाँ से कैसे तो भागने लग जाती है और जियाओ उसे देख ही लेता है। इसके बाद जियाओ और यान एक साथ एंगेजमेंट रिंग देखने के लिए उनकी शॉप पर ही आते हैं, जहाँ पर लिन और उसका दोस्ती थे। यहाँ पर जियाओ लिन से बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन लिन उसे इग्नोर करे जा रही थी। इस वजह से जियाओ को भी गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर यान और जियाओ एक साथ वेडिंग ड्रेस भी ट्राई करते हैं, लेकिन जियाओ का चेहरा देख के साफ पता चल रहा था कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। शादियों की भी सारी तैयारियां करी जानी थी, इस वजह से ये सारी तैयारियां जी संभाल रहा था। तो काम दिया गया था वो लिन को और उसके दोस्त को ही दिया गया था। इसके बाद जब एक जगह से लिन, जियाओ और यान और जिन एक साथ निकल रहे थे, तभी सामने से सू भी आता है और जियाओ को देखते हुए कहता है कि क्या वो शादी कर रहा है, क्या उसने लिन को छोड़ दिया। तो लिन उससे कहती है कि वो तो अपना मुंह बंद ही रखे, उसे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जियाओ चाहे जो मर्जी करे। वही हम यान को देख पाते हैं। सब कुछ सही चलने के बाद भी वो काफी ज्यादा दुखी थी, क्योंकि वो जानती थी जियाओ लिन को ही पसंद करता है। उसे संभालने के लिए जिन उसके पास आकर उसके साथ ही बैठ जाता है और जिन उसे संभालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा ही रहा होता है, लेकिन वो फिर रुक जाता है और अपना हाथ पीछे कर लेता है। लेकिन फिर यानी उसके कंधे पर सर रखकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद दोबारा से जियाओ के डैड की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, इस वजह से वो हॉस्पिटल आ जाता है। इसके बाद हम लिन को देख पाते हैं, जो कि जियाओ के पास हॉस्पिटल के अंदर आ गई थी और वो उसके साथ में आकर ही बैठ चुकी थी। यहाँ पर जियाओ लिन से कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो हार रहा है, लेकिन लिन उसे समझाती हुई कहती है कि अगर वो ऐसा सोचेगा तो वो कभी भी उसके घर नहीं जा पाएगी। क्या वो यही चाहता है कि वो उसके घर ना जाए? जियाओ लिन से कहता है कि वो कभी भी एक प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, लेकिन लिन उससे कहती है कि वो बन सकता है। ये चीज कहकर लिन वहाँ से चली जाती है। जब लिन यहाँ से चली जाती है तो याओ जियाओ के पास आती है और जियाओ यहाँ पर मन के अंदर कहता है कि अगर लिन मियाओ तुम्हें वापस से अपने घर पर जाना है तो ठीक है, वो बिल्कुल ऐसा ही करेगा। जिसके बाद हम जियाओ और याओ की शादी की तैयारियां देख पाते हैं, क्योंकि जियाओ ने अब डिसाइड कर लिया था कि वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, वो भी सिर्फ लिन के लिए। जिन को देख पाते हैं जो कि याओ के पास आता है। याओ उससे कहती है कि क्या वो ठीक लग रही है, तो जिन उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। लेकिन हकीकत में तो जिन काफी ज्यादा दुखी था, क्योंकि वो याओ को पसंद करता था, लेकिन उसने अभी तक उसे ये बात नहीं बताई थी और याओ को तो इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था। वहीं लिन शादी की तैयारियां करवा रही थी, तभी जियाओ उसके सामने आ जाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़े से शांत थे। लिन यहाँ पर जियाओ को इग्नोर करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जियाओ तो उसी के पास चला जाता है। तो जियाओ उससे प्रेसिडेंट करके बात करती है और कहती है कि शादी की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही है, वो फिक्र ना करे, वो कोई भी कमी नहीं छोड़ेगी। हम जियाओ को देख पाते हैं, वो तो लगातार सिर्फ लिन को देखे जा रहा था, जैसे लिन को तो कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। अब यहाँ पर व्हील चेयर के ऊपर जियाओ के डैड भी आ चुके थे। रात को शादी के अंदर जो सू था वो भी आ चुका था। सू जियाओ के पास आता है तो जियाओ उससे कहता है कि उसे तो किसी ने नहीं बुलाया था। तो सू उससे कहता है कि वो तो उसका भाई है ना, क्या वो बिना बुलाए नहीं आ सकता। हम याओ को देख पाते हैं जिसके पास लिन आती है। याओ यहाँ पर उसके लिए सैंडल चूज कर रही थी, लेकिन वो लिन को वहाँ पर देखकर उसकी सैंडल के लिए कहती है कि उसकी सैंडल काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, क्या वो उसे वो दे सकती है। तो लिन कहती है कि ठीक है। याओ उस सैंडल को पहनकर लिन से कहती है कि क्या वो अच्छी लग रही है, तो लिन कहती है कि हाँ वो अच्छी लग रही है। फिर याओ लिन को जाते हुए उससे कहती है कि बाहर से जाकर वो दरवाजा बंद कर दे। जब जियाओ स्टेज पर जाने वाला था तो जाने से पहले वो लिन से कहता है कि वो क्या आखिरी बार उसे रोकेगी नहीं, तो लिन कहती है कि नहीं, वो उसे बिल्कुल भी नहीं रोकेगी। जियाओ यहाँ पर काफी ज्यादा उदास था, लेकिन वो फिर भी स्टेज के ऊपर चला जाता है। हम लिन को देख पाते हैं, वो दुखी थी, लेकिन वो उसे नहीं बता सकती थी। वो जियाओ से जाते हुए कहती है कि वो खुश है उसके लिए, और वहाँ से वो तो जाने लग जाती है। इसके साथ ही याओ भी स्टेज के ऊपर आ जाती है, और जब वो आ रही थी तो हम जियाओ को देख पाते हैं, वो तो लिन को इमेजिन किए जा रहा था। यहाँ पर याओ और जियाओ एक दूसरे को रिंग पहना देते हैं और यहाँ पर फायरवर्क्स भी चलने लग जाते हैं और सब ये ऊपर देखते हैं। माहौल काफी ज्यादा ब्यूटीफुल था, लेकिन यहाँ पर दो जने काफी ज्यादा दुखी थे, पहला जियाओ और दूर खड़ी लिन। इसके बाद जब लिन
स्विमिंग पूल के पास अकेली खड़ी हुई थी तो उसके पास याओ आता है और लिन से कहता है कि उसे लगा था वो चली गई होगी। लिन उससे कहती है कि वो उसे अलविदा कहे बगैर कैसे जा सकती है। यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे से काफी सारी बातें करना चाहते थे, काफी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से ज्यादा कुछ नहीं बोल पाते। तभी यहाँ पर याओ के जो डैड थे वो आते हैं और याओ से कहते हैं कि याओ का उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा है, वो पता नहीं कहाँ चले गई है। जिसके साथ ही सभी याओ को ढूंढने लग जाते हैं। हम जिन और याओ को देख पाते हैं। दरअसल याओ ने डिसाइड कर लिया था कि वो जियाओ से शादी नहीं करेगी, क्योंकि वो देख पा रही थी कि जियाओ उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो उसकी खुशी की वजह से उससे दूर जाना चाहती थी। याओ तो जिन के साथ एयरपोर्ट आ जाती है। याओ की ये प्लानिंग पहले से जिन के साथ थी। लेकिन याओ से कहता है कि वो दुखी तो नहीं है ना, तो याओ कहती है कि वो बिल्कुल भी दुखी नहीं है। वहीं लिन को याओ की एक रिकॉर्डिंग मिल चुकी थी और वो उसके अंदर सब कुछ बता रही थी, जिसे सुनकर लिन को भी समझ आ जाता है कि याओ ने ये सब क्यों किया। याओ भी इस रिकॉर्डिंग को देख रहा था। यहाँ पर याओ ने उसके लिए वो रिंग भी छोड़ दी थी जो कि उसने उसके लिए चूज करी थी। जब याओ एयरपोर्ट से अकेली जा रही थी तो वो जिन से कहती है कि वो अपना ख्याल रखे। तो जिन याओ से कहता है कि वहाँ वो अकेली रहेगी तो वो टाइम से खाना खाए, टाइम से सारे काम करे अपने। याओ को भी यहाँ पर जाते हुए समझ आ जाता है कि जिन को उसकी काफी ज्यादा फिक्र है। यहाँ पर याओ थोड़ी सी इमोशनल होती है तो जिन उसके लिए एक कोक लेकर आया हुआ था तो वो उसे पीने के लिए दे देता है और जब वो उसे पीती है तो उसे डकार आ जाती है और इसी के साथ दोनों को यहाँ पर हंसी भी आ जाती है, जिसके साथ ही याओ यहाँ से चली जाती है और जिन थोड़ी सी देर तक तो उसे पीछे से देखता रहता है। इसके बाद हम याओ के डैड को देख पाते हैं जिनकी कोई तो सर्जरी होनी थी जिसकी वजह से उन्हें अब्रॉड जाना था और वो वहाँ से जा रहे थे। तो याओ उन्हें जाते वक्त कहता है कि वो अपना ख्याल रखे। याओ के डैड उससे कहते हैं कि वो कंपनी की ज्यादा से ज्यादा देख रेख करे। इसके बाद हम याओ को देख पाते जो कि ऑफिस में आ चुका था। तभी उसके पास लिन उससे बात करने के लिए आती है तो याओ उससे कहता है कि क्या वो वापस आ गई। तो लिन उससे कहती है कि उसे प्रेसिडेंट भी तो बनाना है ना। यहाँ पर याओ ने जाते वक्त उसके जो शेयर्स थे वो भी जियाओ के नाम पर कर दिए थे। इस वजह से जियाओ के लिए थोड़ी बहुत चीजें आसान हो चुकी थी। लिन उससे कहती है कि अब उसे बस थोड़ी सी मेहनत और करनी है। लिन और जियाओ एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर डिंग डिंग आ जाता है और उन दोनों से कहता है कि उसने उन दोनों को साथ में पकड़ लिया है। उसे पता चल चुका है वो दोनों रिलेशनशिप के अंदर है। लेकिन जियाओ और लिन उसे कहते हैं कि वो इस खबर को किसी को भी ना बताए। दरअसल डिंग डिंग की एक बुरी आदत थी, उसे जो भी चीज पता चलती थी वो सभी को बता दिया करता था। इसके बाद हम रात का सीन देख पाते हैं। लिन वापस से जियाओ के घर में आ चुकी थी और वो उसके बेड को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। यहाँ पर लिन खाना नहीं बनाती बल्कि जियाओ खाना बनाता है, जबकि उससे तो ढंग से खाना भी नहीं बन रहा था। इसलिए लिन भी उसकी मदद करने के लिए उसके पास में आ जाती है। लेकिन जब वो उसके पास आती है तो वो देख पाती है कि उसकी जो आंखें थी वो सही से काम नहीं कर रही थी, यानी कि उसका जो टाइम था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। लेकिन अभी लिन जियाओ को इस बात के बारे में कुछ भी नहीं बताती। जब लिन खाना खा रही थी तो उसे कुछ टेस्ट भी नहीं आता, लेकिन फिर भी वो जियाओ से कह देती कि उसका बनाया हुआ खाना काफी ज्यादा टेस्टी है। इसके बाद हम ये ग्रुप की बोर्ड मीटिंग का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर जियाओ के डैड जियाओ सभी से कहते हैं कि अभी जियाओ के डैड सर्जरी के लिए अब्रॉड गए हुए हैं तो कंपनी को जियाओ ही संभालेगा और इसके लिए उसे सभी की वोट की जरूरत थी। अभी यहाँ पर वोटिंग होती है और इसके अंदर सभी जियाओ के साथ थे, इस वजह से उसे प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। अब यहाँ पर जियाओ कुछ टाइम के लिए प्रेसिडेंट बना था तो जैसे वो कंपनी के अंदर आता है सभी जो टीम मेंबर्स थे वो उसे सरप्राइज दे देते हैं। जियाओ कहता है कि अभी वो परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं बना है, जो कि वो इतना खुश हो रहे हैं। इसी के साथ जियाओ लिन को लेकर एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर कुछ पेंटिंग्स लगी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ हम जियांग को और जून को एक साथ देख पाते तो जियांग जून से कहती है कि बहुत देर से डिंग डिंग उसे कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखे जा रहा है, आखिर वो वहाँ पर क्या देख रहा है। और वो जाकर जैसे देखते तो वो तो लिन की और जियाओ की पिक देख रहा था। तो वो दोनों से पूछने लग जाते हैं कि आखिर वो उन दोनों की पिक क्यों देख रहा है, आखिर बात क्या है, वो उन्हें पूरी बात बताए। अब डिंग डिंग के पेट में कोई बात तो पचती नहीं थी, इस वजह से वो उन दोनों को बता ही देता है कि लिन और जियाओ रिलेशनशिप के अंदर है। वही हम जिन को देख पाते हैं जो कि मैसेजेस में याओ से बात कर रहा था और उससे बात कर कर काफी ज्यादा खुश लग रहा था। वही हम सू को देख पाते हैं जो याओ के डैड जाओ के पास आया हुआ था। यहाँ पर याओ के डैड जाओ सू को बताते हैं कि मरने से पहले जो उसकी मॉम थी यानी कि जियाओ की मॉम वो हमेशा ही उसकी प्रॉपर्टीज के लिए कहती रहती थी, लेकिन सू कहता है फिर भी उसके पास कुछ नहीं है आज। लेकिन याओ के डैड साओ उससे कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियाओ की मॉम सू से कह रही थी कि वो उन्हें मॉम कह सकता है, लेकिन जो सू था वो उनसे अच्छे से बात भी नहीं करता। तभी सू को एक डॉक्यूमेंट की याद आती है। जब वो एक वकील के पास जा रहा था तभी वो एक जने से टकराया था और वहाँ पर उसने एक डॉक्यूमेंट देखा था जिससे उसे कुछ तो याद आता है। इस वजह से सू
उसी वकील के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ये जियाओ के डैड का वकील था, ये उन्हें अच्छे से जानता था, उनकी फैमिली को अच्छे से जानता था, इस वजह से ये सू की किसी भी बात का जवाब अभी नहीं देता। वही हम कंपनी के टीम मेंबर्स को देख पाते हैं, जहाँ पर जियांग जून और डिंग डिंग लिन और जियाओ के लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे थे। वही हम सू को देख पाते हैं, जो कि पास्ट वाली लिन के पास जाता है और उसे कैसे तो बेवकूफ बनाकर उससे कहता है कि उसे कुछ डॉक्यूमेंट देखने, और वो उसके जरिए एक प्राइवेट रूम के अंदर आ जाता है। वहाँ पर उसे एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है होंग्यू ग्रुप की प्रॉपर्टी से रिलेटेड। इसके बाद हम रात का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर हम जियाओ को देख पाते हैं, जिसकी आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह पर खड़ा किया गया था। अब जियांग लिन के पास आती है और उसे उस जगह पर लेकर आती है और उससे कहती है कि वो जाकर उसकी पट्टी खोले। और दोनों यहाँ पर देखते हैं कि काफी ज्यादा डेकोरेशन की गई थी, हर जगह बहुत सारी लाइट्स लगी हुई थी और वहाँ का माहौल काफी ज्यादा रोमांटिक बना हुआ था। नेक्स्ट डे जियाओ के प्रेसिडेंट बनने की तैयारियां की जा रही थी, वो भी परमानेंट प्रेसिडेंट बनने की। हम सू को देख पाते हैं, जो कि जियाओ की मॉम की ग्रेव पर आया था और वो उनसे कह रहा था कि उस दिन हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने सच कहा था और उसने उस टाइम वो चीज नहीं मानी थी। आज वो समझ चुका है, लेकिन अब भी वो उन्हें पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो प्रॉपर्टीज जियाओ के नाम की गई है। वहीं जियाओ को प्रेसिडेंट बनाने की पूरी तैयारियां हो चुकी थी और वो स्टेज के ऊपर भी जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर सू आ जाता है और सभी को बताता है कि वो उसी का भाई है, तो होंग्यू ग्रुप का कुछ हिस्सा उसे भी मिलना चाहिए। और इसका उसके पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ भी था। इसके बाद हम देख पाते हैं कि होंग्यू ग्रुप बोर्ड मीटिंग होती है, जहाँ पर सू भी आ जाता है और आते के साथ ही वो तो जियाओ के डैड की चेयर के ऊपर ही बैठ जाता है। वहीं जियाओ के जो कंपनी के टीम मेंबर्स थे वो सभी बहुत ज्यादा गुस्से में थे, क्योंकि उन सभी को सू बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो अब करते भी क्या उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जियाओ इसके बाद लिन के साथ उस वकील के पास आता है, जो कि उनकी फैमिली के लिए काम किया करता था। वो कहता है कि उसे नहीं पता उसे वो डॉक्यूमेंट कैसे मिल गया। रात को जब लिन जियाओ के साथ में खाना बना रही थी और खाना खा रही थी, तो उसे बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा था। जियाओ यहाँ पर समझ तो जाता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, लिन कुछ तो उससे छुपा रही है। जब लिन मॉर्निंग उठती है तो उसे अब भी कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो अब भी जियाओ को कुछ नहीं बता रही थी। इस वजह से जियाओ उसे कहता है कि वो आज घर पर ही आराम करे। वही हम पास्ट वाली लिन को देख पाते हैं, जिसे एक डॉक्यूमेंट मिलता है और उसे पता चलता है कि उसने जो डॉक्यूमेंट सू को दिया था उसने उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करा है और ये सारी गलती उसकी थी। उसे समझ में आ जाता है। इसके बाद तो सू यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो तो जियाओ को उसी कंपनी से बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिस वजह से जियाओ को काफी ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है। साथ ही यहाँ पर जियाओ के टीम मेंबर्स को भी बाहर निकाल दिया गया था। इसलिए लिन डिसाइड करती है सू से बात करने का और वो उससे बात करने के लिए एक रेस्टोरेंट में भी आती है। लेकिन वो यहाँ पर सू से बात करने तो आई थी, लेकिन वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। जियाओ हॉस्पिटल में आकर उसका काफी ज्यादा ख्याल रखता है और उसे ये भी पता चलता है जियाओ उसका इलाज कराने के लिए पहले भी हॉस्पिटल आई थी। लिन के घर आने के बाद जियाओ उसके साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करता है। अब तो सू ने एक घर भी जियाओ से ले लिया था, क्योंकि अब भाई ये तो हिस्सा भी तो चाहिए था उसे। अब जैसे ही सू उस घर के अंदर आता है जो उसे मिला था, वो वहाँ पर आकर कुछ चीजें ढूंढने लग जाता है। उसे यहाँ पर कोई तो डॉक्यूमेंट की तलाशी। अब जैसे ही सू उसके ऑफिस आता है तो उसका जो सीनियर बॉस था वो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि वो अपनी कंपनी से ज्यादा होंग्यू ग्रुप पर नजर रख रहा था। इससे उसकी कंपनी पर बुरा इफेक्ट पड़ रहा था। इसके बाद हम रात का सीन देख पाते हैं, जब जियाओ घर पर था तो वो लिन की हालत देख पा रहा था। हम सू को देख पाते हैं, वो जियाओ के डैड जाओ की हेल्प लेना चाहता था, लेकिन जाओ उस वकील को बुलाते हैं जो कि होंग्यू ग्रुप के लिए काम किया करते थे, यानी कि जियाओ के डैड के लिए। लेकिन वो वकील उनका साथ नहीं देता, उन्हें साफ साफ मना कर देता है। सू को जब इस बारे में पता चलता है कि जियाओ के डैड जाओ ही होंग्यू ग्रुप को धोखा देना चाहते हैं, तो वो उन्हें ब्लैकमेल करने लग जाता है। जियाओ के डैड उससे कहते हैं कि आखिर वो क्या चाहता है, तो सू कहता है वो बता देगा। हम लिन को देख पाते हैं, जो कि जियाओ को लेकर उसकी ग्रैंडमा के पास हॉस्पिटल में आती है और अपनी ग्रैंडमा को बेहोश हालत में बताती है कि जियाओ कितना अच्छा इंसान है। इसके बाद जियाओ जब यहाँ से किसी काम से बाहर की तरफ जाता है तो तभी लिन के पास सू आ जाता है और सू यहाँ पर आकर उसके ऊपर किसी बात पर तो गुस्सा करने लग जाता है और तभी लिन यहाँ पर बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो जियाओ के साथ उसके घर के अंदर थी और जियाओ उसके साइड में बैठा हुआ था। जिसके बाद जान से पहले लिन जियाओ से कहती है कि उसे बहुत सारी चीजें करनी है, उसे एक कैमरा चाहिए और जैसे उसे कैमरा मिलता है तो वो बहुत सारी वीडियोस बनाती है और जियाओ के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करती है। इस दौरान लिन जियाओ के साथ काफी ज्यादा खुश थी। वो साथ घूमते हैं, साथ डांस करते हैं, जिसके बाद सभी टीम मेंबर्स और लिन और जियाओ मिलकर पार्टी भी करते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर जियाओ उसका जो प्रोजेक्ट था उसके बारे में भी सभी को बता रहा था, यानी कि यहाँ पर पार्टी भी चल रही थी और मीटिंग भी चल रही थी। हम जाओ को देख पाते हैं जो कि काओ के पास आता है हेल्प के लिए, लेकिन काओ उसकी तरह बेवकूफ थोड़ी ना थी। इसके बाद याओ भी उसके डैड के पास वापस आ जाती है और यहाँ पर आने के बाद
उसे पता चल जाता है कि उसके जो डैड है वो होंग्यू ग्रुप को धोखा दे रहे हैं, और ये चीज जानकर याओ को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो अपने डैड को समझाती है। यहाँ पर उसके डैड को भी उनकी गलती का पछतावा था। वहीं घर का सीन देखते हैं तो सारे टीम मेंबर्स सो चुके थे, वो भी इधर उधर, क्योंकि सभी ने मीटिंग करते वक्त, पार्टी करते वक्त काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। लेकिन यहाँ पर सभी के ऊपर ब्लैंकेट डाल देती है। नेक्स्ट डे होंग्यू ग्रुप की बोर्ड मीटिंग के अंदर आकर जो याओ के डैड साओ थे वो उनकी गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं और कह देते हैं कि उन्होंने याओ के डैड से बात कर ली है। जो भी उन्होंने गलती करी थी उसके लिए उन्होंने उनसे माफी मांगी है और उन्होंने एक अच्छा दोस्त होने के कारण उसे माफ कर दिया है। याओ जब शिन से मिलती है तो वो शिन से कहती है कि उसे नहीं पता था उसके डैड ऐसा करेंगे, वो उसके लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। लेकिन शिन याओ से कहता है कि इसमें उसकी गलती नहीं है, इस वजह से वो दुखी ना हो। अब याओ और उसके डैड भी अब्रोड जा रहे थे। जाते वक्त जियाओ से माफी मांगते हैं, लेकिन बड़े होने के कारण जियाओ उनसे कहता है कि वो उन्हें माफ कर रहा है क्योंकि उसने उनसे बहुत कुछ सीखा है। जिसके बाद जियाओ पास्ट वाली लिन के पास आता है तो लिन जियाओ को बता देती है कि उस दिन वो डॉक्यूमेंट सू को उसी की वजह से मिला था, वो उसे माफ कर दे। जियाओ यहाँ पर लिन से कहता है कि उसे उसका एक काम करना है। जिसके बाद हम पास्ट वाली लिन को देख पाते हैं जो कि जियाओ के घर में वापस आ चुकी थी और वो वहाँ पर आकर एक फोटो के पीछे से एक डॉक्यूमेंट निकाल लेती है और उसने वो उसके बैग में रख लिया था कि तभी वहाँ पर सू भी पहुँच जाता है और वो उसे देख लेता है और वो उसे मारने की भी कोशिश करता है। और जैसे ही सू को वो डॉक्यूमेंट मिलता है वो तो तुरंत ही उसे फाड़ देता है क्योंकि इसके जरिए उसकी सच्चाई जो सामने आ जाती। यहाँ पर जो सू था वो अपने मुंह से ही सारी सच्चाई बता देता है। यहाँ पर सू जियाओ से कहता है कि उसने उसे हरा दिया है और वो उसे नहीं रोक सकता, अब तो होंग्यू ग्रुप उसका होकर ही रहेगा, वो चाहे कुछ भी कर ले। यहाँ पर सू ने काफी सारी सच्चाई भी कह दी थी। इस वजह से जियाओ उसके एडवोकेट को वहाँ पर बुलाता है और जैसे उसका एडवोकेट वहाँ पर आता है तो वो सू से कहता है कि उसके नाम पर काफी सारी प्रॉपर्टीज थी जो कि जियाओ की मॉम ने उसके नाम पर करी थी, लेकिन अब वो उन सबको खोने वाला है। ये चीज जानकर तो जो सू था वो कम्प्लीटली शॉक था क्योंकि वो तो होंग्यू ग्रुप को, जियाओ की मॉम को, जियाओ के डैड को हमेशा से बुरा इंसान समझता था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। रात को जब जियाओ लिन के पास आता है तो वो उससे कहता है कि कल वो प्रेसिडेंट बन जाएगा और कल वो वहाँ से चली जाएगी और दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल थे तो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब ऐसे ही कल का दिन आ जाता है जहाँ पर जियाओ बाहर से कुछ शॉपिंग कर कर आ रहा था और जैसे ही वो घर पर आता है तो देखता है कि लिन ने उसके हर दिन के हिसाब से कपड़े सेट कर दिए थे और उसे वो बता रही थी कि उसे कब क्या पहनना है। जिसके बाद दोनों एक वेडिंग ड्रेस की शॉप पर आते हैं जहाँ पर दोनों ही अलग अलग ड्रेस ट्राई करते हैं और दोनों ने यहाँ पर अपना थोड़ा सा लुक भी चेंज करा था, यानी कि वो थोड़े से ओल्ड बन चुके थे। लिन जियाओ से कहती है कि क्या वो बूढ़े होने के बाद बिल्कुल ऐसे ही दिखेंगे। जियाओ कहता है कि हाँ वो बिल्कुल ऐसे ही दिखेंगे। दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। वहीं पर हम टीम मेंबर्स को देख पाते हैं जो कि जियाओ और लिन के लिए काफी सारी तैयारियां कर रहे थे क्योंकि लिन आज जाने वाली थी। रात को लिन और जियाओ उस जगह पर आते हैं। यहाँ पर जियाओ लिन को प्रपोज भी करता है और वही रिंग देता है जो कि कभी लिन ने चूज करी थी। दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल होकर रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। नेक्स्ट डे प्रेसिडेंट बनने के लिए जियाओ तैयार था। यहाँ पर जियाओ काफी इमोशनल स्पीच भी देता है और लिन को स्टेज के ऊपर बुलाता है। वो स्टेज के ऊपर जा ही रही थी तभी वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी। फटाफट से जियाओ उसे उठाता है, उसकी गाड़ी के अंदर बैठाता है और उसे ले जाने लग जाता है और फिर जिस जगह पर उन्हें जाना था वहाँ पर जियाओ लिन को उसकी बैग पर उठाकर लेकर जा रहा था। दरअसल जियाओ उसे उसी गेट के पास लेकर जा रहा था जहाँ से वो कभी एक पोर्टल के जरिए आ गई थी और दोनों ही एक दूसरे को अलविदा कहते वक्त काफी ज्यादा दुखी थे। जियाओ लिन को उस जगह पर छोड़ता है और वहाँ पर फिर दोबारा से एक तेज लाइटनिंग होती है और लिन वहाँ से गायब हो जाती है। जियाओ यहाँ पर जाते हुए कहता है कि उसे ये 3 महीने हमेशा याद रहेंगे। घर आने के बाद जियाओ लिन की वो सारी रिकॉर्डिंग्स देखता है जो कि उसने जाने से पहले रिकॉर्ड करी थी और उसके अंदर उसने एक मैसेज भी रिकॉर्ड करा था जियाओ के लिए और वहाँ पर काफी सारी इमोशनल बातें थी जिस वजह से जियाओ तो वहाँ पर रोने लग जाता है बहुत ज्यादा। वही हम याओ को और शिन को देख पाते हैं समुद्र किनारे पर। अब दोनों के अंदर काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी, मतलब अब याओ भी शिन को समझने लगी थी और वहीं जियांग और जून भी एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ चुके थे। लेकिन डिंग डिंग अब भी सिंगल था। अब जैसे ही जियांग जून के साथ उसके घर पर आती है तो उसे पता चलता है कि जो काव है वो जून की बड़ी सिस्टर है, जो सुनकर डिंग डिंग और जियांग दोनों कम्प्लीटली शॉक थे। वहीं जियाओ अपना हर दिन अकेले गुजार रहा था और उसे हर दिन लिन की याद आ रही थी और ऐसे ही वो दिन आ जाता है जिस दिन वो प्रोजेक्ट लॉन्च करना था जिसके ऊपर जियाओ काफी सालों से मेहनत कर रहा था और अब जियांग और जून की भी शादी हो चुकी थी और उनका एक बच्चा भी था। तभी यहाँ पर जियाओ बाहर की तरफ आता है तो उसे एक लड़की नजर आती है और ये और कोई नहीं बल्कि लिन थी और दोनों यहाँ पर एक दूसरे को देखते हैं और दोनों ही खुश होते हैं एक दूसरे को देखकर। यहाँ पर आखिरी में
में लिन कहती है कि जियाओ तुम्हारे साथ बिताया हुआ एक एक पल उसके लिए खास है और अच्छा है वो उससे मिली। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।